नमस्कार। आइए आज लॉजिकली सोचने पर एक कहानी सुने। एक नगर में अक्षत अपने माता पिता के साथ रहता था। वो 16 साल का था। वो अपने नगर के आश्रम से पढ़ाई पूरी करके अपने पिताजी का कारोबार में हाथ बटाता था। वो वैसे तो काफ़ी समझदार था, पर उसे लोगों को मुफ्त में ज्ञान देने की बहुत बुरी आदत थी। एक दिन वो नगर के बाजार में अपने बचपन के दोस्त महेश से मिला। उन दोनों ने एक साथ ही आश्रम से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। अक्षत ने महेश का हालचाल पूछते हुए कहा, और सुनाओ महेश, कैसे हो? आश्रम से निकलने के बाद तो तुम गायब ही हो गए। कितने साल बीत गए हैं। मैं बीच में तुम्हारे पिताजी से भी मिला था। उन्होंने बताया कि आश्रम से निकलते ही तुम एक ऋषि जी के पास आगे पढ़ाई करने निकल गए थे। महेश बोला, हाँ, सही सुना तुमने। नगर के आश्रम से निकलकर मैं पास ही के राज्य में इंद्र ऋषि जी के आश्रम में वेद और उपनिषद पढ़ने गया था। उनसे मुझे वेदों के साथ साथ जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिला। वो भी मेरी समझदारी से बहुत प्रसन्न थे। उनके कहने पर ही मैं जाकर नगर के राजा से भी मिला और आज मैं राज दरबार में सलाहकार के रूप में नियुक्त हूँ। अक्षत चौंक कर बोला, तुम इतनी कम उम्र में राज दरबार में सलाहकार हो? फिर तो मैं भी राज दरबार में शामिल हो सकता हूँ। आखिर मैं तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। महेश अक्षत को बचपन से जानता था और उसके घमंडी स्वभाव से भली भांति परिचित था। अक्षत की बात सुनकर वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, तुम सही कह रहे हो। तुमसे समझदार तो राज्य में और कोई भी नहीं है। तुम जाकर इंद्र ऋषि जी से क्यों नहीं मिलते? तुम्हारी समझदारी तो अब वो ही माप पाएंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मुझे समय से राज दरबार पहुँचना है। ये कहते हुए महेश ने अक्षत को इंद्र ऋषि का पता बताया और वहाँ से निकल गया। उस शाम घर पहुँचकर अक्षत ने अपने पिताजी से कहा कि वो आगे पढ़ाई के लिए इंद्र ऋषि के पास जाना चाहता है। उसके पिताजी ने उसे मंजूरी देते हुए कहा कि इंद्र ऋषि जी हर किसी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। वो बहुत ही समझदार है। उनकी सब बातें गौर से सुनकर ही जवाब देना। अक्षत बोला, अरे पिताजी, आप चिंता न कीजिए। वो समझदार है तो मैं भी कम नहीं हूँ। मैं जल्द ही सब सीख कर वापस आ जाऊंगा। अगले दिन अक्षत इंद्र ऋषि के आश्रम पहुंचा। उसने इंद्र ऋषि को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुजी, मैं आपसे वेद और उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। उसका निवेदन सुनकर इंद्र ऋषि ने उससे पूछा, क्या तुम्हें संस्कृत आती है? क्या तुमने पहले वेद और उपनिषद पढ़े हैं? अक्षत बोला, जी मुझे संस्कृत आती है, पर मैंने पहले कभी वेद और उपनिषद नहीं पढ़े हैं। पर आप चिंता न करें गुरुजी, मैं बहुत ही समझदार हूँ। सब जल्दी ही सीख जाऊँगा। इंद्र ऋषि बोले, अच्छा, तो तुम बहुत समझदार हो। चलो, तुम्हारी समझदारी की एक छोटी सी परीक्षा लेते हैं। अक्षत घमंड से बोला, शौक से मेरी परीक्षा लीजिए गुरुजी। मैं आपकी हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। ऋषि बोले, ठीक है। एक बार दो चोर चोरी करने राजमहल में घुसे। वो राजा के कमरे से उसके आभूषण चुराना चाहते थे। उन्होंने एक ऐसी शाम चुनी जब राजा पड़ोस के राज्य के राजा से मिलने गया हुआ था। वो राजा के कमरे की अंगीठी की चिमनी से घुसकर उसके कमरे में दाखिल हुए। दोनों ने कमरे में घुसने के लिए एक ही रास्ता चुना और दोनों ने एक जैसे ही वस्त्र पहने हुए थे। जब वो दोनों कमरे में दाखिल हुए तो एक का चेहरा काला था और एक का चेहरा साफ था। अब जरा बताओ कि चोरी करने के पश्चात कौन राजमहल से बाहर आकर अपना मुंह धोएगा? अक्षत बोला, ये तो बड़ा ही आसान प्रश्न है गुरुजी। जिसका चेहरा काला है वो चोर ही अपना मुंह धोएगा। ऋषि बोले, बिल्कुल गलत। जिसका चेहरा साफ है वो चोर अपना मुंह धोएगा। तुम इस बात के तर्क को समझो। महल से बाहर निकलकर
जब काले चेहरे वाला चोर अपने साथी का साफ चेहरा देखेगा तो उसे लगेगा कि उसका भी चेहरा साफ है। पर जब साफ चेहरे वाला चोर अपने साथी का काला चेहरा देखेगा तो उसे लगेगा कि उसका चेहरा भी काला है। इसलिए साफ चेहरे वाला चोर अपना मुंह धोएगा। उनकी बात सुनकर अक्षत बोला, सही कह रहे हैं आप, मुझसे चूक हुई। मुझे अपनी समझदारी साबित करने का एक अवसर और दीजिए। ऋषि बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। उन्होंने वही सवाल दोहराया। 2 चोर राजमहल में चोरी करने को राजा की अंगीठी की चिमनी से दाखिल हुए। वो चोरी करके जब बाहर निकले तो एक का चेहरा काला था और एक का चेहरा साफ था। अब बताओ कि राजमहल से बाहर निकलकर दोनों में से कौन सा चोर अपना मुंह धोएगा? अक्षत बिना देर किए बोला, वो चोर अपना मुंह धोएगा जिसका चेहरा साफ है। ऋषि बोले, बिल्कुल गलत, दोनों चोर अपना चेहरा धोएंगे। जब साफ चेहरे वाला चोर दूसरे चोर का काला चेहरा देखेगा तो उसे लगेगा कि उसका चेहरा भी साफ नहीं है, इसलिए वो अपना चेहरा धोएगा। जब काले चेहरे वाला चोर साफ चेहरे वाले चोर को अपना मुंह धोते देखेगा तो उसे लगेगा कि उसका भी चेहरा साफ नहीं है, इसलिए वो भी अपना चेहरा धोएगा। इस तरह दोनों ही चोर अपना चेहरा साफ करेंगे। अक्षत बोला, इतनी आसान सी बात मुझे क्यों नहीं समझ आई? यह मेरे लिए चौंकाने वाला है कि मैं एक आसान से तर्क में इतनी त्रुटि कर सकता हूँ। गुरुजी, मुझे एक आखिरी अवसर दीजिए। उसकी बात सुनकर ऋषि ने फिर दोहराया, 2 चोर राजमहल में चोरी करने को राजा की अंगीठी की चिमनी से दाखिल हुए। वो चोरी करके जब बाहर निकले तो एक का चेहरा काला था और एक का चेहरा साफ था। अब बताओ कि राजमहल से बाहर निकलकर दोनों में से कौन सा चोर अपना मुंह धोएगा? अक्षत ने असमंजस में उत्तर दिया, दोनों ही चोर अपना मुंह धोएंगे। जवाब में ऋषि बोले, गलत, बिल्कुल गलत, दोनों में से कोई भी अपना मुंह नहीं धोएगा। काले चेहरे वाला चोर साफ चेहरे वाले चोर को देखकर सोचेगा कि उसका चेहरा साफ है और अपना चेहरा नहीं धोएगा। साफ चेहरे वाला चोर काले चेहरे वाले चोर को देखकर सोचेगा कि उसका चेहरा साफ नहीं है। पर जब वो देखेगा कि काले चेहरे वाला चोर अपना चेहरा नहीं धो रहा है तो वो भी अपना चेहरा नहीं धोएगा। इसलिए दोनों में से कोई भी चोर अपना चेहरा नहीं धोएगा। अक्षत हताश होकर बोला, गुरुजी, मुझे एक आखिरी अवसर और दे दीजिए। ऋषि बोले, एक और अवसर देने से क्या होगा? अगर तुम पहले दिए गए 3 अवसरों में जवाब देने की जल्दबाजी न करके तर्क लगाते, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते, तो तुम्हें और अवसरों की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक ही प्रश्न के बहुत से जवाब संभव हो सकते हैं। उसी प्रकार जीवन की हर मुश्किल के बहुत से हल संभव होते हैं। बुद्धिमान वही है जो हर संभव परिणाम के बारे में सोचकर फैसला करे। जल्दबाजी के फैसले अक्सर बाद में हमें भारी पड़ते हैं। ज़रा मेरे एक प्रश्न का उत्तर और दो। अगर 2 चोर एक ही चिमनी से निकले हैं तो एक का चेहरा साफ और दूसरे का चेहरा काला कैसे हो सकता है? तुम्हें अपनी समझदारी पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है, पर तुम बातों में तर्क ढूंढने में विश्वास नहीं रखते। हर प्रश्न का उत्तर खोजना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी हमें प्रश्न पर भी प्रश्न उठाना चाहिए। अगर अपना जीवन ऐसे मूर्खतापूर्ण सवालों के जवाब देने में लगाओगे तो अपना सारा समय इन्हीं मूर्खतापूर्ण जवाबों में बर्बाद कर दोगे। हर चीज़ में तर्क ढूंढो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। बिना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए वही जवाब मिलेंगे जो तुमने मुझे दिए। अपना जीवन बेहतर बनाना है तो थोड़ा तर्क लगाओ, थोड़ा अलग सोचो। मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए अभी इतना ही है। आज मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। ऋषि की बात सुनकर अक्षत मायूस हो गया।
और उनसे प्रार्थना करते हुए बोला, आपकी सीख के लिए धन्यवाद। आज से मैं नहीं कहूँगा कि मैं समझदार हूँ। शायद अपने छोटे से नगर में कुछ लोगों से ज़्यादा समझदार होना मेरे सर चढ़ गया था। मैं भूल गया था कि मुझसे समझदार और भी बहुत से लोग हैं। मैं खुद पर मेहनत करूँगा और अपने को बेहतर बनाने की और चीज़ों को तर्क के साथ देखने की पूरी कोशिश करूँगा। कुछ समय के बाद मैं फिर आपके आश्रम आऊँगा। कुछ नए प्रश्न तैयार रखिएगा। ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी मेहनत सफल हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हमारे जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमारी बुद्धि, हमारे लॉजिक्स, हमारी गाइडिंग लाइट की तरह काम करते हैं। वो हमें भटकने से बचाकर सही दिशा दिखाते हैं। हमारे लॉजिक्स हमें रुककर शांति और संयम से सोचने और हमारे अस्तित्व के ताने बाने में बुनी कम्प्लेक्सिटी के उलझे धागों को सुलझाने को आमंत्रित करते हैं। हमारी लॉजिकल सोच हमें अपनी धारणाओं को क्वेश्चन करके सच को तलाशना और उसे अपनाना सिखाती है। भ्रम और भावनाओं से घिरी इस दुनिया में हमारी लॉजिकल थिंकिंग हमारे साथी की तरह हमारे साथ चलती है। ये हमें इलॉजिकल और इरैशनल चीज़ों से ऊपर उठकर अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लेने की शक्ति देती है। इसलिए हर सिचुएशन में शांत मन से लॉजिकली सोचें, थोड़ा अलग सोचें। सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। इस सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। चित्त शांति के माध्यम से हम मेंटल हेल्थ और आपके अनुत्तरित विचारों को एड्रेस करना चाहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहे, स्वस्थ रहे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।